Dear students, you are welcome to the series of integrated English grammar that is very useful for the students of ninth and 10th class CBSE board and other board examinations. So, in this class, we will discuss some questions and their explanation. Keep watching, like, share, and subscribe so that you may get important notification related to the upcoming videos. So, let's start. The very first question is fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence. If only he blank space us truth in the first place, things would not have gone wrong. And the given options are has told, would have told, had told, should have told. You have to guess the correct answer, and the correct answer is had told. अब ये had told क्यों हुआ, तो वो आपको समझना है। मैंने आपको बताया था कि हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे। एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर इफ वाला सेंटेंस जो है, इफ वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये अगर फर्स्ट फॉर्म में बनता है, फर्स्ट फॉर्म या एसोरियस फॉर्म में बनता है, तो जो दूसरी साइड होती है, रिजल्ट क्लोज होती है, वो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये होगी आपकी रियल कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन में इफ वाला जो सेंटेंस होता है वो सेकंड फॉर्म में बनता है या वर से बनता है, और जो रिजल्ट क्लोज होती है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। थर्ड थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, थर्ड जो होती है वो अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। उसमें इफ वाला सेंटेंस हैड और थर्ड फॉर्म में बनता है, और जो दूसरी दूसरी जो क्लॉज होती है रिजल्ट वाली, उसमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए इस सेंटेंस को देखते हैं। अब इसमें देखिए, इफ वाला जो सेंटेंस ये दिया नहीं है कि किस टेंस में बनेगा, इसी को बनवाया गया है। तो हम कॉमा के बाद में जो दूसरा सेंटेंस है वो देख लेंगे। इसमें लिखा है थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग, तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, तो ये तीसरी वाली कंडीशन हो गई, जिसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, ऐसी शर्त जो पूरी ना की गई हो। तो जब रिजल्ट क्लोज में वुड हैव और थर्ड फॉर्म है, तो पहले वाले में हैड और थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब दिए ऑप्शन में हैड और थर्ड फॉर्म किस में है, इसी में है, सी में, इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा। और इस सेंटेंस की अगर हम हिंदी निकालें तो क्या होगी, इफ ओनली ही हैड टोल्ड अस ट्रूथ इन द फर्स्ट प्लेस। यदि पहली प्लेस पे ही, पहली बार में ही उसने हमें सच्चाई बता दी होती, तो चीजें रॉन्ग नहीं होती, थिंग्स वुड नॉट हैव गॉन रॉन्ग। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रतीक एंड राघव एंड कंप्लीट द नरेशन दैट फॉलोज। देखिए, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादातर दो दिए होते हैं, या तो असर्टिव सेंटेंस का वो बनवा लेते हैं आपसे, या इंटेरोगेटिव का बनवा लेते हैं। ज्यादातर यही होते हैं। वैसे आपके सिलेबस में कमांड्स यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हैं। तो प्रतीक ने कहा आई डोंट फील वेल टुडे, ये असर्टिव हो गया। असर्टिव की पहचान ये होती है कि उसमें शुरू में सब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। सब्जेक्ट का मतलब कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, आई वी यू दे ही सी इट, या कोई नाम हो सकता है राम श्याम। असर्टिव का मतलब यही होता है कि वो एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। असर्टिव को बनाने के लिए देखो टोल्ड का प्रयोग किया गया है, ये ऑलरेडी बना रखा है, और ये जो कॉलन होता है इसकी जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं। दैट एक कनेक्टिंग वर्ड होता है। आई डोंट फील वेल टुडे, फिर राघव ने क्वेश्चन पूछ दिया। राघव आस्क्ड रिस्पेक्टफुली,
जब सर या मैम लिखा हो, सर या मैडम लिखा हो, तो आप रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज करेंगे। राघव आस्क्ड रिस्पेक्टफुली। जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होता है उसको नहीं लिखते, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। और आई जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, सामने बिल्कुल। और यू जो है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, जिससे बात कही जा रही है। जो बात को कह रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिससे बात कही जा रही है वो ऑब्जेक्ट है। तो आई जो है, राघव के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही कुड हेल्प हिम। अब ये क्वेश्चन जो पूछा, यही बनाना है आपको। प्रतीक ने राघव से पूछा, प्रतीक आस्क्ड राघव, ये इतना ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। जैसे ये कैन से शुरू है, कैन या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो इसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। इसमें हम लगाएंगे इफ या वेदर। वेदर भी लगा सकते हो और इफ भी लगा सकते हो, वेदर या इफ। अब यू किसके लिए आया, राघव के लिए आया है। यू जो है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका हो जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कुड, ही कुड टेक। और मी जो है, प्रतीक के अकॉर्डिंग हिम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है और प्रतीक का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, टू द स्कूल। इफ ही टेक मी टू द डॉक्टर, तो मी का हिम हो गया टू द डॉक्टर। और आप एक चीज ध्यान रखें कि जब इनडायरेक्ट नरेशन में केवल एक ही मार्क आता है, पंक्चुएशन मार्क, और वो होता है फुल स्टॉप। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। इफ आई डाइड माई हेयर ग्रीन, यदि मैं अपने हेयर को ग्रीन डाई कर लूं। ये काल्पनिक शर्त है। एवरीबडी वुड लाफ एट मी, तो सब मेरे ऊपर हंसे, ऐसी कल्पना कर रहे हैं बैठे बैठे। गिवन ऑप्शंस आर वुड, शुड, मे, कैन। यू हैव टू गेस द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज वुड। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको इफ से रिलेटेड बताया था कि इफ वाला सेकंड जो सेंटेंस है, अगर सेकंड फॉर्म में है तो दूसरी साइड में क्या आएगा, वुड हैव, और थर्ड फॉर्म आएगी। सॉरी, वुड हैव, वुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरी साइड में वुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म तो ये लाफ लिखी हुई है, वुड और आ जाएगा। इसको बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं इसको। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। ये स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको एडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। एज फॉर एज, क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब होता है जहां तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है, साउथ एशिया इज वन ऑफ ए वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव एरियाज। साउथ एशिया जो है, मोस्ट सेंसिटिव एरियाज में से एक है। सो द गिवन ऑप्शंस आर, चेंज की जगह चेंजेज, इस की जगह वॉज, मोस्ट की जगह मैनी, एक की जगह द। अब आपको देखना है कि इसमें से क्या हो सकता है। गेस द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द का यूज होता है, वन ऑफ द। और वैसे भी मोस्ट जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कोई भी एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्री होती हैं। जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो लास्ट वाली ईएसटी वाली डिग्री होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं।
और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। तो ये जो एरर है आपकी आर्टिकल से रिलेटेड एरर है, डिटरमिनर से रिलेटेड एरर है ये। वैसे भी वन ऑफ द फ्रेज होता है, जैसे ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वन ऑफ द होता है तो एक ही जगह दा हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड। ए कार, ब्लैंक स्पेस, हिम डाउन। अब देखिए पास्ट में जब दो काम होते हैं तो आपको आंसर पहले गेस करना है। फर्स्ट यू कैन गेस, देन आई विल एक्सप्लेन। Was knocking, had knocked, knocked, would have knocked. Guess the correct answer. And the correct answer is C. अब ये knocked कैसे हुआ? देखिए पास्ट में दो काम होते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूअस एक्शन जो पहले से चला आ रहा होता है, कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब है जो काम पहले से चला आ रहा है, उसको तो हम लिख देंगे वॉज वर और आईएनजी फॉर्म में। उसको तो हम लिख देंगे वॉज वर और आईएनजी फॉर्म में। ये होता है हमारा कंटिन्यूअस एक्शन। और दूसरा जो एक होता है मोमेंट्री एक्शन, एक होता है मोमेंट्री एक्शन। मोमेंट्री एक्शन जो है वो सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि जब वह रोड को क्रॉस कर रहा था, तो रोड को क्रॉस करने का काम चल ही रहा था, एक कार ने उसको नॉक डाउन कर दिया, मतलब उसको पटक दिया, टक्कर मार दी उसको। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर व्हेन पावर सप्लाई फेल्ड। तो पावर सप्लाई एकदम बीच में फेल हुई, कोई मिडिल एक्शन होता है जो बीच में एक्शन होता है, उसको हम सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम मूवी देख रहे थे, जब किसी ने दरवाजे को खटखटाया, वी वर वॉचिंग मूवी, तो मूवी देखने का काम तो चल रहा था, जो काम पहले से चला आ रहा था उसको तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। और जो मिडिल एक्शन होता है, किसी कोई काम चल रहा है और उस चलते हुए काम के बीच में होता है थोड़ी देर के लिए, somebody knocked at the door, किसी ने दरवाजा खटखटाया, उसको हम सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कार ने जो टक्कर मारी, वो रोड क्रॉस करने का काम चल रहा था और कार ने उसको टक्कर मारी, तो ये सेकंड फॉर्म वाला ऑप्शन यही सी है। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक by using the correct form of the word in the bracket. The woman in the pool swim well. The woman in the pool swim well. जो पूल में जो वुमन है वो अच्छे से तैरती है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है और ये उसकी एक तरह से एबिलिटी को शो कर रहा है, तो स्विम्स हो जाएगा यहाँ पे, स्विम्स वेल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। एस और एस फॉर्म जो होती है हमारी, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में जो हम एस और एस जोड़ते हैं, इसको फिफ्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, फिफ्थ फॉर्म। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन मन्नू एंड अन्नू बाय कंप्लीटिंग द नरेशन। मन्नू ने कहा वेयर आर यू गोइंग टू, आप कहाँ जा रहे हो? अन्नू ने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। डू यू वांट एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। और आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आई सब्जेक्ट आ गया और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। फिर एक क्वेश्चन आ गया, डू यू वांट एनीथिंग। तो आपके जो सिलेबस में है असर्टिव इंटरोगेटिव, ज्यादातर यही दो आते हैं। और उसमें कई बार दो सेंटेंस दे देते हैं, कई बार तीन दे देते हैं।
उसमें से एक आपको बनाना होता है। अब देखिए इसमें पहले वाला वेयर आर यू गोइंग, तो मन्नू आस्क्ड अन्नू वेयर सी वॉज गोइंग। आर को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। फिर अन्नू रिप्लाइड दैट सी वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड फर्दर आस्क्ड। अब इसके बाद में फर्दर आस्क्ड किससे पूछा? फर्दर सी फर्दर आस्क्ड इफ, इफ से जोड़ेंगे इसे, क्योंकि डू यू वांट एनीथिंग लिखा हुआ है ना। तो इफ सी वांटेड एनीथिंग, इफ सी वांटेड एनीथिंग, इफ सी वांटेड एनीथिंग, ये आंसर हो जाएगा। Let's have a look at question number 8. Identify the error in the given sentence and supply the correction. I met her by chance, then I gone to get some medicine which sister Amy used to give. अब देखिए इसमें एरर क्या है और करेक्शन क्या है, ये आपको फाइंड करना है। आई मेट, आई मेट, अब देखिए ये मेट सेकंड फॉर्म है। आई मेट हर बाई चांस, देन आई गॉन। अब ये जो गॉन थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पे, और थर्ड फॉर्म जो है ना वो अकेली किसी भी टेंस में नहीं आती है। थर्ड फॉर्म से पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, कुछ ना कुछ होना चाहिए। आगे भी ये सेकंड फॉर्म लगी है यूज्ड, तो यहाँ पर जो एरर बनेगी आपकी, एरर बन जाएगी कि गॉन की जगह, ये जो गॉन है इसकी जगह क्या हो जाएगा? वेंट। सो इन दिस सेंटेंस द एरर इज, गॉन की जगह क्या हो जाएगा? गॉन की जगह हो जाएगा आपका वेंट। गॉन जो है ये, इसकी जगह हो जाएगा वेंट। जो ये गॉन लिखा है इसकी जगह पे वेंट हो जाएगा। Let's have a look at question number 9. Transform the following direct speech into reported speech. ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा जाता है। आई आस्क्ड हिम, उसके बाद ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो पहले हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद हैव को नहीं लिखेंगे, हम यू को लिखेंगे। और यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन हमेशा ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे हैव को हैड, क्योंकि हैज हैव हैड में चेंज हो जाता है। लॉस्ट द पेन, अब जो ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी आई है और ये भी आई है, तो यहाँ पे भी आई हो जाएगा, चेंज भी हो गया और पता भी नहीं चला। सेकंड फॉर्म की जगह हेड और थर्ड फॉर्म होती है हमेशा। जब भी आपको सेकंड फॉर्म नजर आए तो आप उसको हेड और थर्ड फॉर्म करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होता है टेंस चेंज। फॉर यू, अब यू का क्या हो जाएगा? हिम। और एस्टरडे का क्या हो जाता है? द प्रीवियस डे। एस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। Let's have a look at question number 10. Identify the error in the given sentence and supply the correction. I remember my promise. मुझे अपना promise याद है।
आई वुड हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड। मैं आपकी मदद करूंगा आपके जरूरत के समय। तो देखिए, गैस करिए क्या एरर हो सकती है। करेक्ट आंसर इज, ये ये मॉडल से रिलेटेड एरर है। वुड की जगह वुड की जगह हो जाएगा आपका विल। क्योंकि सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट में चल रहा है। आई रिमेम्बर माई प्रोमिस। और वुड जो है ना विल का पास्ट टेंस होता है। जब भी हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो विल का यूज होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वुड, और वुड की जगह हो जाएगा विल। वुड की जगह क्या हो जाएगा, विल। अब ये देखिए सेंटेंस, ये भी नरेशन से रिलेटेड है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। बायोलॉजी टीचर ने कहा, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई डिड यू सबमिट ए ब्लैंक शीट। समीर ने कहा, सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। अब इसमें देखिए, द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियल सेल and asked him why he had submitted a blank sheet. Samir respectfully answered that. जब सर लिखा है ना, सर या मैम जब लिखा होता है तो हम रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करते हैं, रिस्पेक्टफुली answered that. He had drawn the diagram of bacteria, यहाँ तक बना रखा है, बट भी लिख रखा है। बट के आगे यू का क्या हो जाएगा, ही, और कांट का क्या हो जाएगा, कुडंट। ही कुडंट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। अब यहाँ पर ये जो एज है इसका वॉज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है कि बैक्टीरिया नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। टेंस चेंज होता है, लेकिन कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल फैक्ट है या जनरल हैबिट है कोई, तो उसका टेंस नहीं चेंज होता। अब दिए हुए ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि कांट लिखा हुआ है, जबकि यू कांट सी इट। यू कांट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। तुम इसको देख नहीं सकते हो। अब देखिए ये भी इसका ए, अभी इसको गलत कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। यू कांट सी इट मतलब आप बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ये एक जनरल फैक्ट है, यू कांट सी बैक्टीरिया, तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस and supply the correction. There are a little countries in the world where the population is not growing fast. Guess the correct answer. And the correct answer is, little की जगह क्या हो जाएगा, little की जगह हो जाएगा few। ये डिटर्मिनर से रिलेटेड एरर है। ये जो एरर है ये आपकी डिटर्मिनर से रिलेटेड एरर है। और डिटर्मिनर में क्या होता है, लिटिल का जो यूज है, लिटिल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल होते हैं उनसे पहले लिटिल का प्रयोग होता है। और फ्यू का प्रयोग कहाँ पे होता है, काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू का प्रयोग होता है। अब कंट्रीज क्या है,
कंट्री जो अकाउंटेबल है, तो इससे पहले लिट गलत हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, we discussed 12 questions related to English grammar, integrated grammar. Thanks for watching the video, and don't forget to like, share, and subscribe so that timely you may receive notifications of all the videos that are uploaded. So please subscribe the channel. Thank you.